हेलो, वेलकम टू लिवी कुलदीप। आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि यदि किसी पार्टी को यदि आपको लीगल नोटिस भेजना, यदि आप एज ए नेटवर्केट काम कर रहे हो और आपको यदि किसी पार्टी को लीगल नोटिस भेजना है, तो लीगल नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है और उस लीगल नोटिस को भेजने के लिए आपको कौन कौन सी जो एक छोटी मोटी सावधानियाँ रखनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लीगल नोटिस भेजना क्यों इम्पोर्टेंस है इतना? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ मैटर में मतलब 100 में से आप 1-2 मान लो या फिर 1000 में से 5-7 मैटर मान लो, जिसमें से यदि आपने सिर्फ नोटिस दिया है, तो उससे भी मामला सेटल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मैं आपको आज नोटिस बताने वाला हूँ, इस नोटिस के अंदर एक जो वाइफ़ होती है, जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है, उसका रीज़न ये है कि वो चाहती है कि मैं या तो मैं हस्बैंड के साथ रहूँ या फिर मेरा हस्बैंड मुझे अलग घर बना करके रखे। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। तो इसलिए वो जो अपने फादर के पास चली गई है और वो वापस नहीं आ रही है, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब हस्बैंड वाइफ़ के मैरिज जो साल भी काफ़ी हो गए हैं, अब वो सोच रहे हैं कि ये मैं अपने पियर चल जाऊँगी, तो ये मजबूर होकर मेरे को ये दिलवा देगा, ठीक है? घर वगैरह बनवा देगा। लेकिन यदि लीगल नोटिस अपन यहाँ पर भेजते हैं, तो उस वाइफ़ को ये भी हो सकता है कि अब ये कोर्ट प्रोसीडिंग ये शुरू करने वाला है या फिर मेरे को डिवोर्स भी दे सकता है। तो इसलिए इसका एक थोड़ा डर का एलिमेंट बन जाता है और वो क्या पता है इस लीगल नोटिस से वापस जो अपने कॉन्जुगल राइट है अपने हस्बैंड के पास में वापस आ जाए। तो एक लीगल नोटिस कभी-कभी होता है कि सिर्फ़ लीगल नोटिस भेजने से ही जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि आज का जो किसके बारे में है ये लीगल नोटिस और किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। ये जो पर्टिकुलर ये जो लीगल नोटिस है वो मैंने ड्राफ्ट किया था और सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख दिया था और उसके बाद में मोबाइल नंबर लिख दिए थे। उसके बाद में ये जो इसके जस्ट नीचे आपको लिखना होता है लीगल नोटिस, ठीक है? मैंने इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखाया था कि हर एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए और आप एक हर जो एक जो एम्प्टी प्लेस है उसको ठीक तरीके से देख पाओ, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ज़ूम किया है। बाकी आप जब इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ये अभी जो इसका फ़ॉन्ट की साइज़ है वो 36 है, जबकि आप लगभग-लगभग 17-18 के अंदर वो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने अपना नाम लिख दिया, उसके नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया और तो हो सके तो आपको अपना इसके अंदर आपको अपने ऑफ़िस का एड्रेस भी लिखना है। हो सके तो आपको इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन जो आपको नंबर मिला हुआ है वो भी लिखना है आपको और मोबाइल नंबर तो आपने इसके अंदर लिख ही दिया है। तो उसके जस्ट नीचे लिखना है आपको लीगल नोटिस। उसके बाद में अ, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैं जो मेरा क्लाइंट है उसकी वाइफ़ को ये नोटिस भेज रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रति। प्रति मतलब आप किसके लिए ये भेज रहे हो? तो प्रति लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर उस वाइफ़ का नाम आ जाएगा और पुत्री उसके फ़ादर का नाम आ जाएगा और वो किस कास्ट की यहाँ पे आ जाएगी और निवासी उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और उसका पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ये तो हो गया जिसको आप नोटिस भेज रहे हो। उसके बाद में किस डेट को भेज रहे हो? तो मैंने आज ही भेजा था ये, तो इसकी डेट लिख दी मैंने यहाँ पर। उसके बाद में किस विषय के लिए आप भेज रहे हो? क्या सब्जेक्ट है, आप क्यों भेज रहे हो ये जो नोटिस है? तो मैंने ये जो नोटिस भेजा था वो भेजा था कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो सेक्शन 13 है जो कि जो एक डाइवोर्स के ग्राउंड बताती है, के तहत क्रूरटी के आधार पर मैं विवाह विच्छेद के लिए ये एक नोटिस है। तो इसमें मैंने लिखा कि महोदया मतलब उस वाइफ़ के लिए यदि कोई मेल पर्सन होगा तो यहाँ पर महोदय हो जाएगा, यहाँ पर फीमेल है तो महोदया हो गया। उसके बाद में जो फिक्स एक लगभग-लगभग इसका फिक्स फॉर्मेट ही होता है। कुछ-कुछ लेकिन हर एक पर्टिकुलर केस में आप उसके जो पर्सनल जो एलिमेंट है वो इसमें आपको उसमें डालने होते हैं। बाकी एक मोटा-मोटा यही फ़ॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मेट होता है इसका। तो उसमें मैंने लिखा कि मेरे मुवक्किल श्री यहाँ पर उस जिसके लिए आपने ये नोटिस भेजा उसका नाम लिख देंगे, उसका पुत्र श्री उसके फ़ादर का नाम लिख देंगे, जाति लिख देंगे, उसका निवास एड्रेस लिख देंगे, इसमें पिन कोड भी आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में की ओर से उनके निर्देश पर मैं निम्नलिखित के साथ आपको संबोधित करना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल और आपकी शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 20 अप्रैल 2017 को संपन्न हुई थी, जिससे 2 लड़के और यहाँ पर हम उस लड़के का नाम लिख देंगे और उसकी एज लिख देंगे और उसके बाद दूसरे लड़के का नाम, जैसे इसमें 2 हैं, तो दोनों का नाम जितने भी हो, उतने यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद में
ये हो गया इसका पहला पॉइंट, ठीक है। और ये सब के अंदर आता है, ये सब के सब अंदर आता है कि इन दोनों की जो मैरिज हुई थी वो हिंदू रीति रिवाज के अंदर हुई थी, क्या डेट है उसकी, और कितने और अभी इनके कितने बच्चे वगैरह हैं। तो ये एक पैराग्राफ में वो फिक्स हो गया, इसमें कोई भी चेंज वगैरह जो अपनी पार्टी है उसको लिस्ट अकॉर्डिंग उस हिसाब से कर देंगे। उसके बाद में ये है कि मेरे मुवक्किल से आपका आपकी कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, और ना ही मुवक्किल ने कभी आप पर हाथ उठाया है। मुवक्किल का मतलब होता है जो मेरा क्लाइंट है। तो मुवक्किल ने कभी आप पर ना तो हाथ उठाया है और हमेशा आपको अच्छे से रखा है और कभी भी दुख नहीं दिया है। मेरे मुवक्किल ने आपके प्रति एक पति के रूप में सभी कर्तव्यों और दायित्व का पालन किया है। उनके वृद्ध माता पिता ने आपको हमेशा सम्मान और स्नेह के साथ अपनी बेटी के समान रखा है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि मेरे मुवक्किल के बड़े भाई, तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा क्लाइंट है इसके एक बड़े भाई हैं जो 2 साल से कोमा के अंदर है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था उनका। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो मेरा क्लाइंट है उसको अपने भाई को कभी कभी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाना पड़ता है। तो वहाँ पर 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो घर में उनके माता है, पिता हैं जो कि बूढ़े हैं। तो अपने वाइफ को बोलता है कि तू घर पे आ जा और कुछ दिन के लिए, लेकिन वो आती नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिखते हैं कि जिससे कारण मेरे अ, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ कि ये है कि मेरे मुवक्किल के बड़े भाई, उनका नाम लिख देंगे, पिछले 2 साल से कोमा में हैं। जिसके कारण से मेरे मुवक्किल ने आपको कहा कि मैं मेरे भाई को एक हॉस्पिटल का नाम यहाँ दिखाने ले जा रहा हूँ, आप ससुराल आ जाओ, जिस पर आपने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। फोर्थ ये है कि मेरे मुवक्किल ने आपसे काफ़ी मिन्नत की और बार बार निवेदन किया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पांचवा पॉइंट ये है कि दिनांक 23/6 जो भी है को मुवक्किल अपने भाई के इलाज के लिए रवाना हो गया था, और मजबूरी में मेरे मुवक्किल को अपने घर पर ताला लगाना पड़ा और मेरे मुवक्किल के पिताजी को अकेले भाड़े में रहना पड़ा, जिससे मेरे मुवक्किल की समाज में बदनामी हुई। और सिक्स पॉइंट ये है कि दिनांक इसको अ, आपका कॉल आया था और आपने मुझसे कहा था कि नया घर बना दो, और तब तक मैं घर पर नहीं जाऊंगी जब तक कि आप मेरे को नया घर बनवा के नहीं देते। और मेरे मुवक्किल के बार बार निवेदन करने के बाद फिर आप नहीं मानी। सातवां पॉइंट ये है कि आपने मेरी ये है कि आपने कहा कि मैं तेरी माँ के साथ नहीं रहूँगी, या तो तू तेरी माँ के साथ रहे या मेरे साथ, जिस पर मेरे मुवक्किल ने आपसे कहा कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करो, माँ बाप वृद्ध हैं, अकेले उनको अकेले अकेले नहीं छोड़ सकते। कोई बात हो गई हो तो मिल बैठ कर सुलझा लेंगे। फिर भी आप नहीं माने, ठीक है। तो दिनांक 3/7 को फिर एक और घटना हुई कि मेरे मुवक्किल को आपका कॉल आया, जिसमें आपने कहा कि मैं और मेरे बच्चे तेरे लिए मर गए हैं और हमें कभी याद मत करना। जिस पर मेरे मुवक्किल ने काफ़ी समझाइश की, लेकिन आपने कहा कि ये मेरा आखिरी फैसला है। नाइन्थ पॉइंट, अब 2-4 पॉइंट इसके अंदर हो रहे हैं बस, कि मेरे मुवक्किल ने आपसे कहा कि मेरे साथ अन्याय मत करो, लेकिन आप नहीं माने और आपने गाँव में रहने से साफ मना कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि रसवा ये है कि मेरे मुवक्किल इस ज़िले के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, पर पदस्थ हैं, और मेरे मुवक्किल आपको और अपने बच्चों को साथ रखता है। लेकिन मुवक्किल की मजबूरी होने से मेरे मुवक्किल आपको थोड़े दिन गाँव में वृद्ध माता-पिता के साथ रहने हेतु निवेदन किया, लेकिन आप अपनी अकड़ और हठधर्मिता के कारण जिद पर अड़ी। आपके द्वारा किए गए निरंतर मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न के बावजूद मेरे मुवक्किल ने ये उम्मीद करते हुए आपके वैवाहिक जीवन जारी रखा। उनके प्यार और देखभाल से आपका व्यवहार और स्वभाव बदल सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 11th पॉइंट, अब यहाँ पर जो एक क्रूरटी हो रही है का पता लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक जजमेंट भी डाला है इसके अंदर। ये है कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, ये केस आया था नरेंद्र वर्सेस मीना 2016 के अंदर। इसमें बोला गया था कि यदि कोई पत्नी होती है वो बिना किसी उचित कारण के लगातार अपने पति पर उसके माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है, तो इसे मानसिक क्रूरता का रूप माना जा सकता है, ठीक है। और ये तलाक का ठोस आधार हो सकता है। 12 ये है कि मेरे मुवक्किल अपने माता पिता भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, और आपके द्वारा मेरे मुवक्किल के प्रति भावनात्मक क्रूरता अशयनीय स्तर पर पहुंच गई। ये आप मतलब कॉमन यूज कर सकते हैं ना, कि ये जो भावनात्मक क्रूरता है वो अशयनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। और फिर 13 पॉइंट ये आता है कि ये है कि मेरे मुवक्किल माता पिता के साथ रहना चाहता है और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, और न्यायालय का फैसला मंजूर करेगा। इसका मतलब है कि
क्लाइंट ये चाहता है कि यदि अभी आपके पास में ऑप्शन है, यदि आप आना चाहते हो तो, लेकिन उसके बाद में यदि डिवोर्स वगैरह हो गया तो ये न्यायालय का फैसला मंजूर करेगा और न्यायालय से विनती करेगा कि माता-पिता से अलग नहीं किया जावे। मतलब जो वाइफ ने इनको 2 ऑप्शन दिए हैं, वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप या तो मेरे माता-पिता के साथ रहो या फिर ये जो न्यायालय का जो मुकदमा होगा, मुकदमा कब होगा? जब डिवोर्स की पिटीशन होंगी, यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह तो हो नहीं रहा है। तो इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि या तो आप आ जाओ, नहीं तो फिर डिवोर्स होगा इस मामले में। अतः मैं इस कानूनी नोटिस के माध्यम से आपको हिंदू विवाह 1955 की धारा 13(1)(1)(a) के तहत क्रूरता के आधार पर आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते करने हेतु दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता हूँ, जो आप और मेरे मुवक्किल दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। मेरे मुवक्किल द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर भीतर इस विवाह को तत्काल समाप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करने पर मेरा मुवक्किल आपके खिलाफ कानूनी न्यायालय में उचित कार्रवाई शुरू करने की के लिए स्वतंत्र होगा और इस स्थिति में सभी लागत, जोखिम और जिम्मेदारियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद में एडवोकेट्स यहाँ पर इनके साइन हो जाएंगे। तो ये जो एक एक नोटिस था जिसको मैंने आपको पढ़ करके बता दिया पूरी तरह। अब लगभग क्या होता है कि ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको उसके अंदर क्या होता है कि जो फैक्ट है वो उसमें बताना होता है। उसके बाद में लास्ट में आप चाहते हैं क्या है वो बताना होता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब आप डिवोर्स पिटिशन के लिए फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो फैमिली कोर्ट आपसे पूछेगा कि आपने इस मैटर में कुछ शुरुआत करी है। आपने, यदि आप इनको रखना चाहते थे तो फिर आपने किस तरीके से इनको बताया कि उस चीज़ का सबूत कहाँ पर है कि आप इनको रखना चाहते थे। तो इस कंडीशन में आप उनको बता सकते हैं कि साहब मैंने इनको नोटिस भेजा था और इसके अंदर मेरे ये लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये लीगल नोटिस भेजना थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ास तौर से जब ये मैट्रिमोनियल वगैरह केसों के अंदर, और ये आपके पक्ष में होते हैं कि आपने कोशिश किया, लेकिन ये लड़की ही की ही गलती है कि ये कुछ मतलब ना तो ये हस्बैंड के साथ कुछ ढंग से व्यवहार कर रही है, ना इनकी फैमिली वालों के साथ कर रही है, तो फिर थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस चीज़ का। थैंक यू।